Welcome you all to Law Seekho in our legal essays for judiciary and law exam series. This week we are going to discuss about right to protest, a fundamental right. तो हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस जो कि हमारी जुडिशरी की एग्जाम्स के लिए है। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स ज़रूर विजिट करिए। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट से मिल जाएगी। आज का हम ये टॉपिक कैसे डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सा करंट इवेंट है, वो है फार्मर प्रोटेस्ट का जो कि दिल्ली में चल रहा है। तो इन लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन 3 फार्म बिल्स पास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट्स न्यू लाए हैं इसमें ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टॉक लिमिट्स फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटिंग ये 3 फार्म एक्ट्स न्यू लाए गए हैं। इन्हीं के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारी कंट्री में ये कोई पहली बार नहीं है कि हमें कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी 2011 का एंटी करप्शन मूवमेंट हो या 2012 का निर्भया मूवमेंट हो, जब निर्भया गैंग रेप के पास में क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया था, पूरा मूवमेंट चलाया गया था। उसके अलावा भी हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में भी मूवमेंट देखने को मिले। उन्हीं में से एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो हो चुका है वो था असम मूवमेंट, जिसमें असम अकॉर्ड फाइनली साइन हुआ था। तो हम ये जानते हैं कि प्रोटेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी डेमोक्रेसी के लिए और ये कैसे हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो प्रोटेस्ट को हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी माना जाता है। हॉलमार्क आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जानने के लिए उसका जो पहचान का सिंबल होता है, जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, उसे हम हॉलमार्क कहते हैं, जो अपने आप में यूनिक होता है और वो किसी भी प्रोडक्ट का जेन्युइन है कि नहीं ये बताता है। अ प्रोटेस्ट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और objection to any action, statement और policy of government। सिंपल वे में हम ये जान सकते हैं कि प्रोटेस्ट एक ऐसा वे है जिससे आप आपका डिसअप्रूवल, ऑब्जेक्शन बताते हैं गवर्नमेंट को, उनकी किसी पॉलिसी से रिलेटिंग, उनके किसी एक्शन या उनके किसी स्टेटमेंट से रिलेटिंग। तो प्रोटेस्ट जो होता है उसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस तो ये है कि प्रोटेस्ट इज टू पब्लिकली इंट्रोगेट द गवर्नमेंट अबाउट एन एक्शन और पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा वे है। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट को पब्लिकली इंट्रोगेट करते हैं, पब्लिकली उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो पर्टिकुलर एक्शन लिया है या जो पॉलिसी लाई है ये क्यों लाई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और आप यहाँ पर प्रोटेस्ट के द्वारा आप ये भी बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एक्शन आपके द्वारा लाया गया है, जो पॉलिसी लाई गई है, इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जो कि हमको इस पर्टिकुलर एक जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो दूसरा पर्पस होता है वो ये है कि ये लोगों को एक वॉइस प्रदान करता है, एक वॉइस देता है जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस करे नेशनल एंड सोशल इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो यहाँ पर वो अपनी बात रख सकते हैं जो कि नेशन और सोशल से, और जो सोशल हमारे एस्पेक्ट से जुड़ी हुई, हमारे कंट्री से जुड़ी हुई बातें हैं। उसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो मूवमेंट जो है, जो प्रोटेस्ट है, ये हमारे इंडिया के लिए कोई न्यू नहीं है। हमें प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं कॉलोनियल स्ट्रगल के दौरान में, जब ब्रिटिश रूल था हमारी कंट्री में। हमें एक कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटिश एम्पायर का, उस वक्त काफ़ी हमको ये मूवमेंट्स देखने को मिले। तो यहाँ पे द इंडियन पीपल फाउट hard and long to publicly express their views on colonial policies and law। तो बहुत से ऐसे पॉलिसीज, बहुत से ऐसे लॉज लाए गए थे जो कि इंडियंस के सप्रेशन के लिए थे, जो कि ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने के लिए थे। फिर वो 1857 का लाया हुआ, डलहौजी टाइम का लाया हुआ ऑर्डर्स हो या उसके बाद के जो आए हुए चार्टर्स हो, इन सब में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, या तो फार्मर्स को, या तो ट्राइबल ग्रुप्स को, या तो एज ए जनरल जो भी इंडियंस क्लास है उसे दबाने के लिए रूल्स और लॉज लाए गए थे। तो उनके अगेंस्ट टाइम एंड अगेन हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट देखने को मिला। और यहाँ पर
जो इंडियंस थे इन्होंने ना केवल रिट पिटीशन साइन करी, उसके अलावा उन्होंने टाइम टू टाइम धरनास दिए, हैड लार्ज पब्लिक मीटिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे, और ऐसे बहुत से डिमॉन्स्ट्रेशंस हमें हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा प्रोटेस्ट हैव ऑल्सो ऑफर point of inclusion and participation to the voices that are not part of mainstream as seen in the protest for creation of आंध्र और चिपको मूवमेंट। तो कुछ हमारी कंट्री में ऐसे भी प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसे भी एजिटेशंस हुए हैं जो कि नेशन वाइड नहीं थे, जो कि रीजन वाइज थे। तो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है उस टाइम उसका जो एक स्टैब्लिशमेंट हुआ, आंध्र प्रदेश कर्व्ड आउट किया गया मद्रास प्रोविंस में से और एक नया स्टेट बनाया गया, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे थे। तो उस टाइम जो पूरा एजिटेशन था ये एक स्टेट को क्रिएट करने के लिए हुआ था, एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट को क्रिएट करने के ऊपर हुआ था। उसके अलावा उत्तराखंड जो उस टाइम पे यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वहाँ के जंगलों को ख़त्म करने की, उसके अगेंस्ट में चिपको मूवमेंट जैसे हमको एजिटेशंस भी देखने को मिलते हैं हमारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। उसके अलावा बात आती है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो राइट टू जो प्रोटेस्ट है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हमको मिले हुए हैं। तो वो कौन से आर्टिकल्स में, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में हमको राइट टू एक्सप्रेस देयर पर्सनल ओपिनियंस। तो यहाँ पर एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को ये राइट है इंडिया में कि वो अपना ओपिनियन साझा कर सकता है, अपना ओपिनियन सामने रख सकता है, पर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उसके अलावा आर्टिकल 19(1)(b) स्टेट्स अबाउट द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 19(1)(b) है ये हमें फ्रीडम देता है कि हम पीसफुली असेंबल हो जाए विदाउट एनी आर्म्स। तो यहाँ पे भी हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे आर्म्स नहीं होना चाहिए, जो आपकी असेंबली है वो पीसेबल होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो इस दो पर्टिकुलर आर्टिकल्स के अंदर हमको ये फंडामेंटल राइट मिलता है। उसके अलावा रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये 2012 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिटीजन्स हैव अ फंडामेंटल राइट टू असेंबल एंड peaceful protest which cannot be taken away by any arbitrary executive और लेजिस्लेटिव एक्शन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा है कि ये फंडामेंटल राइट है कि आप असेंबल हो सके और पीसफुल आप एक प्रोटेस्ट कर सके। तो यहाँ पर ये आपका राइट बिना किसी ऐसे कोई भी आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं छीना जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया है। उसके अलावा जिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की हमने बात करी, कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं लेकिन ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हमें आर्टिकल 19(2) में देखने को मिलते हैं। सो आर्टिकल 19(2) imposes reasonable restriction on the right to assemble peaceably and without arms, to freedom of speech and expression, as none of these rights are absolute in nature। तो जान लेते हैं कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। जो फर्स्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो ये है, इफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज इन डेंजर। तो अगर हमारी स्टेट की, हमारे नेशन की सिक्योरिटी डेंजर में है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप के ऊपर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आता है। उसके अलावा अगर कोई कंट्री से हमारा फ्रेंडली रिलेशन है और वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल 19(1)(a एंड b को यूज करते हुए वो थ्रेटन होता है या उसे हार्म होता है, इस पर्टिकुलर केस में भी ये आपका राइट, फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल सकता, और यहाँ पर ये एक सेकेंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। उसके अलावा इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जब पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन हो, उसके अलावा अगर कोर्ट का आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, कंटेम्प्ट करते हो, इस पर्टिकुलर केस में भी इसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। उसके अलावा इफ इंडिया सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी आर थ्रेटन, मतलब सार्वभौमिकता जो है भारत की, जो अपने आप में हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, हम पे किसी का राज नहीं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यही सुप्रीम है यहाँ पर। तो
हमारी सॉवरेनिटी को अगर किसी से थ्रेटन हो या हमारी इंटीग्रिटी, हमारी एकता जो है वो थ्रेटेंड हो, उस केस में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। तो इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की अगर हम आगे बात करें तो उसके अलावा जो आर्टिकल 1912 है उसके अलावा भी हमें फंडामेंटल ड्यूटी में भी हमारे ऊपर एक ड्यूटी है कि जब भी हम कोई भी प्रोटेस्ट करें तो वहाँ पे वायलेंस नहीं होना चाहिए। सो enumerated in Article 15(1)(a), the Constitution makes it a fundamental duty of every citizen to safeguard public property। यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करना हर सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके अलावा ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे वायलेंस हो हमारे कंट्री में। तो कुछ रिलेवेंट जजमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला जो जजमेंट है दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे कंट्री के काफ़ी रिनाउंड जस्टिस पीएन भगवती ने इस पर्टिकुलर केस में कहा है, सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड अलाउ हिम टू इंटेलिजेंटली एक्सरसाइज हिज राइट टू मेक अ चॉइस। यहाँ पर हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, पर उसके साथ में अ फ्री एंड जनरल डिस्कशन ऑफ पब्लिक इशू इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई पॉलिसी लाते हैं, अगर आप कोई लॉ लाते हैं, तो यहाँ पर जनरल डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक एब्सोल्यूट एसेंशियल थिंग है। उसके अलावा रेलवेज बोर्ड वर्सेस निरंजन सिंह केस में लिमिटेशन बताई गई है। द रिस्ट्रिक्शन इंडिकेट्स द राइट टू प्रोटेस्ट असेंबली डज नॉट अप्लाई टू द राइट टू समवन्स एल्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी है या दूसरे की प्रॉपर्टी आपकी है। आप किसी भी तरीके की पब्लिक प्रॉपर्टी को, इवन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुँचाना है। उसके अलावा हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर केस में भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है कि बहुत से स्टेट की तरफ से ये देखा गया है कि वहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो पुलिस इन मूवमेंट्स को, इन प्रोटेस्ट को दबा देती है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये ऑब्जर्व किया गया है कोर्ट के द्वारा कि पुलिस कांट रिस्ट्रिक्ट देयर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट अनलेस देयर इज अ प्रॉपर रीजन। तो आप तब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो प्रोटेस्ट को तब तक कोई आपके पास में प्रॉपर रीजन नहीं हो। आप कई बार अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको ड्यूली पुलिस का परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। तो यहाँ पर विदाउट एनी प्रॉपर रीजन आप डिनाई नहीं कर सकते हैं प्रोटेस्ट का परमिशन देना भी, क्योंकि प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है। तो ये बहुत एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट केस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हम इस नोट पे हमारा डिस्कशन खत्म करेंगे कि प्रोटेस्टिंग इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट granted by Constitution of India, but protesting against injustice is a moral duty। तो अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में प्रोटेस्ट करना सिर्फ एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक मॉरल ड्यूटी भी बन जाता है। इट कैन बी सीन दैट पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड द लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी वाइल इंजॉइंग द राइट्स। तो यहाँ पर जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ये हमारा केवल फंडामेंटल राइट की ही रूप में हम नहीं देखे, ये हमारे डेमोक्रेसी का एक लाइफलाइन है। क्योंकि डिसेंट का अपने आप में किसी चीज़ के विरुद्ध विचार रखना कोई गलत बात नहीं होती। डिसेंट और क्रिटिसिज्म एक चेक्स बैलेंसेस बना रखता है गवर्नमेंट के साथ में। पर हम ये राइट जब भी एक्सरसाइज करें या इंजॉय करें तो उसके साथ में हमारी कुछ ड्यूटीज़ है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। खासकर हम जब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखे, जैसे हमने हमारा फंडामेंटल ड्यूटी देखा आर्टिकल 15(1)(a) में, तो इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी रहता है। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही ख़त्म होता है। अगर आपका कोई सजेशन हो जिस पर आप चाहते हैं कि लीगल एसेस के लिए कोई वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।